वेलकम टू सिंहराज एजुकेशन अकेडमी। भारत पर यूनानी शासक अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहा जाता है। अलेक्जेंडर तृतीय मैकेडोनिया का राजा और पर्शियन साम्राज्य का वो विजेता था, जिसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा किए गए फौजी अभियानों के लिए जाना जाता है। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, इसलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है और उसके नाम के साथ महान या दी ग्रेट भी लगाया जाता है। मैसिडोनिया को मकदूनिया भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। अलेक्जेंडर की माता का नाम ओलंपिया था। अलेक्जेंडर के गुरु का नाम अरस्तु था। फिलिप द्वितीय के मरने के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में सिकंदर विजय हुआ और जिसके बाद सिकंदर ने विश्व जीतने के लिए एक सेना तैयार की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। अनेक शानदार युद्ध अभियानों के बीच सिकंदर ने एशिया माइनर को जीतकर सीरिया को पराजित किया और मिस्र तक जा पहुंचा, जहां उसने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक नया नगर बसाया। वहां उसने एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। अगले वर्ष सिकंदर मेसोपोटामिया होता हुआ फारस पहुंचा और वहां के राजा डेरियस तृतीय को अर्बेला के युद्ध में हराकर सिकंदर स्वयं फारस का राजा बन गया। जनता का हृदय जीतने के लिए उसने फारसी राजकुमारी रुखसाना से विवाह भी कर लिया, जिसके बाद सिकंदर की सीमा भारत की सीमा तक फैल गई। सिकंदर ने गांधार पर हमला किया, परंतु वहां के शासक आम्भिकुमार ने बिना युद्ध किए ही समर्पण कर दिया और गांधार में सिकंदर की सेना का भव्य स्वागत किया। सिकंदर के गांधार आक्रमण के समय गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। इतिहासकारों के अनुसार भारत का पहला गद्दार राजा आम्भिकुमार था। गांधार के राजा आम्भिकुमार और ककेई राज्य के राजा पोरस एक दूसरे के दुश्मन थे, जिस वजह से आम्भिकुमार ने सिकंदर को प्रोत्साहित कर सैन्य सहायता प्रदान की और ककेई राज्य पर हमला कर दिया, जिसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। हाइडेस्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। हाइडेस्पीच का युद्ध सिकंदर तथा राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। हाइडेस्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीच नामक स्थान पर लड़ा गया था, जिस वजह से इस युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध कहा गया है। हाइडेस्पीच के युद्ध को झेलम का युद्ध और वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था, जिसने हाइडेस्पीच के युद्ध में ककेई राज्य के राजा पोरस को पराजित किया। राजा पोरस को पुरुवास भी कहा जाता है। राजा पोरस का राज्य चिनाब नदी तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था। हाइडेस्पीच के युद्ध में सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर राजा पोरस को उसका राज्य वापस लौटा देता है। चीन और भारत के इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस ने सिकंदर को पराजित किया था, जिसके बाद सिकंदर का विश्व विजेता बनने का सपना हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। सिकंदर 19 महीनों तक भारत में रुका था। सिकंदर पूरे विश्व पर राज करना चाहता था। राजा पोरस को हराने के बाद सिकंदर गांधार के आगे की तरफ बढ़ा। अब सिकंदर के सामने मगध राज्य था, जहां का राजा नंदवंशी धनानंद था, जिनकी सेना बहुत ही विशाल थी, जिसकी खबर सिकंदर की सेना को हुई, जिसके बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। व्यास नदी को विपासा नदी भी कहा जाता है। सिकंदर के कई बार प्रयास करने के पश्चात भी जब सेना आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई, तब उसने वापस अपनी भूमि की ओर लौटने का निर्णय ले लिया। इसके लिए उसने बीच में पड़ने वाले कई छोटे जनपदों को भी लूटा, जिसमें से एक भारत का जनपद मुल्तान था। इसके बाद सिकंदर ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया और अलग अलग रास्तों से अपने देश लौटने का आदेश दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व सिकंदर ने स्वयं किया। वापस लौटते समय सिकंदर ने अन्य छोटे छोटे गणराज्यों पर हमला और अधिकार करता हुआ जा रहा था। इन्हीं छोटे गणराज्यों में मालव जनपद था। मालव जनपद के सैनिकों ने बड़ी वीरता से सिकंदर की सेना को टक्कर दिया और इसी युद्ध के दौरान किसी मालव जनपद के सैनिक ने सिकंदर को एक भाला या तीर मार दिया, जिससे सिकंदर बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया।
ये देखकर सिकंदर की सेना ने मालव राज्य के हर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, चाहे वह वृद्ध हो या स्त्री या बच्चा। सिकंदर की सेनाओं ने सबको मार दिया। मालव जनपद में नरसंहार करके सिकंदर फिर अपने देश की ओर चल दिया। बेबीलोन से गुजरते हुए बीच में बड़े बड़े मरुस्थल पड़े, जिसमें सिकंदर के कई सैनिकों की मृत्यु हो गई। अंत में अपने देश लौटते हुए सिकंदर की बेबीलोन में ही रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें पहला कारण है, राजा पोरस से हुए युद्ध में सिकंदर घायल हुआ था, जिसके कारण बाद में उसकी मौत हो गई। दूसरा कारण, मालव जनपद के सैनिकों से युद्ध करते समय सिकंदर बहुत ही बुरी तरह घायल हुआ था, जिसके कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु का तीसरा कारण, आचार्य चाणक्य द्वारा छलपूर्वक राजा पोरस या सिकंदर के करीबी कॉइन्स की सहायता से सिकंदर को विष देकर आचार्य चाणक्य ने सिकंदर को मरवा दिया। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि बेबीलोन में सिकंदर को भीषण बुखार आया, जो किसी विष के प्रभाव से बीमार हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की आयु में हुई थी। सिकंदर ने 3 शहरों को बसाया था। सिकंदर ने पहला निकिया शहर बसाया, जिसका नाम बाद में विजयनगर हुआ। सिकंदर ने अपने घोड़े बुकाफेला के नाम पर दूसरा शहर बुकाफेला नगर को बसाया और तीसरा शहर अलेक्जेंड्रिया को बसाया। सिकंदर के साथ भारत में 3 यूनानी इतिहासकार आए थे। पहले इतिहासकार का नाम नियाकस था, जो सिकंदर की सेना में नौसेना का अध्यक्ष था। दूसरे इतिहासकार का नाम आनेसिक्रेट्स था और तीसरे इतिहासकार का नाम अरिस्टोबुलस या अरिस्टोब्यूलस था। ये तीनों इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे। सिकंदर मंडनीस नामक दार्शनिक से प्रभावित हुआ था। सिकंदर कालानास नामक भारतीय दार्शनिक को अपने साथ लेकर गया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर के थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर दूसरा हमला किया। यूनानी सेना के परामर्श और पोरस की वीरता देखकर भले ही सिकंदर का हृदय परिवर्तित हो गया हो, परंतु सेल्यूकस निकेटर का नहीं। सेल्यूकस निकेटर तब भी वापस लौट जाने के पक्ष में नहीं था जब सिकंदर ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। निकेटर को इस बात का बहुत दुख हुआ कि यूनानी सेना अखंड भारत पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाई। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात निकेटर ने पुनः मगध पर आक्रमण किया और तब मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो घनानंद को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित किया था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के नेतृत्व में युद्ध कर रहे यूनानी सैनिकों को हरा दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह मगध सम्राट चंद्रगुप्त से करा दिया। सेल्यूकस ने दहेज के रूप में एरिया आराकोसिया, पेरिस, कंधार, मकराना तथा हेरात इत्यादि चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, जिसके बाद यूनानी और भारतीय के बीच रिश्ते और व्यापार में वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिकों और दरबार में कुछ यूनानी भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अब हम भारत में यूनानियों के प्रभाव के बारे में जानेंगे। भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन ग्रीकों के द्वारा किया गया था। ग्रीक शासकों ने लेखयुक्त या लिपिबद्ध सिक्के चलाए थे। ग्रीक ज्योतिष से भारतीय ज्योतिष प्रभावित हुआ था। गागी संहिता के अनुसार भारतीय ज्योतिष ग्रीकों का ऋणी है। गागी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। भारतीय नाट्यकला पर भी ग्रीकों का प्रभाव देखा जा सकता है। रंगमंच या स्टेज के पर्दे को आज भी यवनिका कहा जाता है। भारत में 7 दिन के सप्ताह का प्रचलन ग्रीक द्वारा ही किया गया था। 9 ग्रहों की जानकारी भी ग्रीकों द्वारा ही प्राप्त होती है। काली मिर्च को यवनप्रिय कहा जाता है।